नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। और आज हम बात करेंगे प्रोएक्टिव हार्ट केयर के बारे में। सही जानकारी और सही उपकरणों से हम कैसे अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज के शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को जागरूक करेंगे कि हार्ट डिजीज का सही समय पर कैसे पता लगाया जा सकता है और इसे रोकने और इसके इलाज में क्या चीजें मददगार साबित हो सकती हैं। हेल्दी हार्ट रखने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत प्रसाद, डीएम कार्डियोलॉजी, बीएचयू इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, संजीवनी हॉस्पिटल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। साथ ही डॉक्टर नितेश अरोड़ा, डीएम कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भोपाल, मध्य प्रदेश। डॉक्टर सौरभ आर कपाड़िया, डीएनपी कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मोहक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, SAIMS, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अभिजीत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेल्दी हार्ट के कौन से फंडामेंटल्स हर किसी को जानने बेहद जरूरी हैं और ये हार्ट की केयर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? हार्ट जो हम लोग ऐसा समझते हैं वो है दिल मांसपेशी का बना हुआ है। जैसे हमारे हाथ में पैर में मांसपेशी होती है, वैसे ही दिल में भी मांसपेशी है। और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने का सबसे सही तरीका, सबसे जरूरी तरीका है कि उनको हम हमेशा काम में लेते हैं। अगर हम एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करते हैं तो फिर मसल अच्छा काम करता है और उसमें ताकत बनी रहती है। जैसे हमारा हाथ, अगर हम काम लेना बंद कर दें हाथ से या कम करें तो हमारा हाथ कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मांसपेशी की ताकत बहुत ज्यादा है। एक इसी मांसपेशी जो दिल में है, इसी से कोई मैराथन दौड़ सकते हैं 40 किलोमीटर। या कोई ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी दिल से बाथरूम वॉशरूम जाते हैं, उसमें भी सांस फूलने लग जाती है। तो कुछ बीमारियां छोड़ के जो रेगुलर चीजें हैं उनको समझना जरूरी है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कसरत व्यायाम नहीं करेंगे नियमित रूप से, तो ये मांसपेशी कमजोर हो जाएगी। और यही सारे बेसिक जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे वो हार्ट फेलियर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी हो, आगे जाकर ये सब का कारण बनता है। डॉक्टर नितेश, आप बताइए, हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किसी की पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री हार्ट डिसीज को रोकने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? तो हार्ट डिजीज के पर्सनल रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को एटलीस्ट डबल कर सकता है। स्पेशली आजकल एक और चलन है कि ई सिगरेट्स, वेप्स, इनकी बहुत प्रेवलेंस बढ़ी है, स्पेशली यंगर जनरेशन में। एंड ये देखा गया है, अमेरिकन स्टडीज में भी ये देखा गया है कि इवन हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू इट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग रिस्क फैक्टर एंड हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। हमें 30 की एज के बाद ब्लड प्रेशर एटलीस्ट चेक कराना चाहिए हर साल, और अगर ये ज्यादा है तो हमें उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। थर्ड रिस्क फैक्टर की बात करें हम तो इट इज डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज फुल ब्लोन तो हम सबको पता है कि डायबिटीज इज कि भाई शुगर ज्यादा हो गई, बट देर इज ऑल्सो अ सटल डायबिटीज, इट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि डायबिटीज की वैल्यूज नहीं आई हैं अभी तक, पर हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारे ग्लूकोज लेवल्स बॉर्डर लाइन हाई हैं, इंसुलिन लेवल्स शरीर में ज्यादा है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है साथ में। तो इस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसका भी प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है, इसका प्रॉपर कंट्रोल जरूरी है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है, जो कि हमारे कार्डियक रिस्क को कम कर सकता है। थर्ड रिस्क फैक्टर, फोर्थ रिस्क फैक्टर इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। कि अगर कोई पर्सन जिसको किडनी डिजीज है, जिसका GFR 60 से कम है, उसको भी हार्ट के रिस्क ज्यादा है। मोटापा एक अलग रिस्क फैक्टर है। यूजुअली अमेरिकन, यूरोपियंस, इन सब में जो BMI बोला गया है ओवरवेट के लिए, दैट इज मोर देन 25। हाउएवर इंडियंस में जो BMI रिकमेंडेड है दैट इज लेस 23। लाइक योर BMI, हमारा जो BMI है वो
19 से 23 के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो वो एक खुद में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लीन बॉडी लोग जो पतले दुबले हैं और साउथ ईस्ट एशियंस लाइक इंडियंस या हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लोग हैं, वो इवन लीन बॉडी वेट के लोगों को भी कार्डियक रिस्क काफी ज्यादा होता है। लास्टली देन फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी है, और जिनके पेरेंट्स को विमेन, अगर माता को किसी की माता जी को 65 साल की उम्र से कम में हार्ट की डिजीज हुआ है, या पिताजी को 55 साल की उम्र से कम में डिजीज हुआ है, तो उनमें हाई कार्डियक रिस्क माना जाता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा खान पान, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हमारे लिपिड्स जो है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, अनकंट्रोल्ड रहते हैं, और हम इन्हें चेक ना कराएं हमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो सकता है। लास्टली फिजिकल एक्टिविटी, इट इज ये तो रिकमेंडेड है कि भाई एटलीस्ट 150 से 300 मिनट एक हफ्ते में हमें चलना चाहिए, या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। पर ऐसा बोला जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई कुछ ना करो उससे तो कुछ बेटर है कि कुछ करो, कुछ तो चलो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें, वो बहुत जरूरी है, और अच्छे खान पान को इम्पोर्टेंस दें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी हम खाते हैं उसमें कंटामिनेशन बहुत है। तो अगर हमारा डाइट पुअर रहेगा, फिजिकल एक्टिविटीज पुअर रहेंगी, अगर हमारा स्मोकिंग एंड दूसरे एडिक्शंस के में हम जा रहे हैं, तो यही काफी ज्यादा हमारी हार्ट की रिस्क को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपसे जानेंगे हार्ट डिसीज का जल्दी पता लगाने के लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध हैं और किस उम्र से रेगुलर स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए इसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास करीब 2 तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। एक होते हैं रूटीन टेस्ट, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें हार्ट के फंक्शंस, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पता लग जाता है। तीसरी ट्रेडमिल टेस्ट होती है, जिसमें व्यक्ति को चलना होता है ट्रेडमिल पे, और साथ साथ उसका ईसीजी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उससे हार्ट स्ट्रेस में कैसा वर्क करता है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो स्पेशल टेस्ट हैं, जैसे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और बाकी मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, कार्डियक एमआरआई, कार्डियक सिटी, ये सब स्पेशल टेस्ट डॉक्टर की सलाह पे ही करनी चाहिए। नॉर्मली स्क्रीनिंग हमें 40 वर्ष की आयु से चालू कर देनी चाहिए, पर जहाँ पर रिस्क फैक्टर है, जहाँ पर कोई परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है हार्ट डिसीज से, या किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या कम उम्र में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल लेवल है, उन लोगों की स्क्रीनिंग 40 वर्ष से पहले चालू कर देनी चाहिए। डॉक्टर अभिजीत, हार्ट डिसीज की रोकथाम के लिए स्टैटिन्स एंड एस्पिरिन का क्या रोल है और हेल्थ स्ट्रेटजीज में इन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? एस्पिरिन और स्टैटिन कम से कम 30 सालों से ये बहुत मुख्य रोल निभा रहा है दिल के किसी भी बीमारी में। ये ना ही सिर्फ रोकथाम करते हैं दिल की बीमारी की, बल्कि इमरजेंसी के केस में, जब दिल का दौरा पड़ जाए, छाती में बहुत तेज दर्द हो, उस समय भी ये थक्का जमने से, ये थक्के को आगे बढ़ने से दिल की नसों में रोकते हैं। पर इसका सही उपयोग होना और सही समय से सही डोज में यूज करना बहुत आवश्यक है, और ये अपने मन से खाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हम कभी भी स्टैटिन और एस्पिरिन लें तो किसी न किसी हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही लें। ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन आपको इसे समझ के लेना पड़ेगा। स्टैटिन जो है वो खून को पतला करता है, थक्का नहीं जमने देता है और कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। तो अपना नियमित जांच कोलेस्ट्रॉल का करवा लें, और अगर जो भी मरीज जो नहीं आज तक नहीं करवाए हैं जांच, तो कम से कम एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर कराएं।
ताकि आपको ये पता लग सके कि भविष्य में आपको हार्ट रिलेटेड बीमारी होने की संभावनाएं कितनी हैं, और अगर है तो फिर समय पर स्टैटिन और एस्पिरिन लेकर आगे गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर नितेश, आप बताइए, हार्ट डिसीज की रोकथाम के लिए किसी को अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? क्या सलाह देंगे आप उन लोगों को? तो हार्ट डिजीज के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस काफी सिंपल है। बेसिकली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 7 सिंपल रूल्स के बारे में बात करी है। वन इज कि गेट एक्टिव, कि भाई चलो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज करें। सेकेंड इज कि हम अच्छा खाए पिए, यानी कि हम अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास बहुत ज्यादा फूड कंटामिनेशन है, प्लस हम अपने जो हाई लिपिड डाइट होती है उसको कंट्रोल करें। सो अच्छा खाए पिए, अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करें, और कैलोरी इनटेक लिमिटेड रखें। थर्ड कि हम अपना बॉडी वेट नियंत्रण में रखें, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा बॉडी वेट, हमारे बीएमआई जो है वो 19 to 23 के बीच में होने चाहिए। तो हम अपना बॉडी वेट नियंत्रण में रखें। हम एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं तो छोड़ें जितना जल्दी हो सकता है। हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और हमारे खाने में शुगर्स अवॉइड करें। तो यही कुछ नियम हैं जिन्हें हम अगर फॉलो करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हम अपने हम हार्ट डिजीजेस को बचा सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, हार्ट कंडीशंस के अभी जो करंट ट्रीटमेंट्स हैं वो कैसे अलग हो सकते हैं टाइप ऑफ डिसीज और उसकी गंभीरता को समझते हुए? देखिए, हार्ट बीमारियां कई तरह की होती हैं। जैसे नॉर्मली जो प्रचलित और बढ़ती हुई बीमारी है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज का होना। इसके अलावा भी कई हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट के वॉल की बीमारी। इसके अलावा जो हार्ट अरिथमियाज होते हैं, जिसमें हार्ट की गति बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट उपलब्ध हैं। अरिथमिया के पेशेंट्स में या तो वो दवाइयों पे ही कुछ कंट्रोल हो जाते हैं, या उनमें से कुछ मरीज को ईपी स्टडी या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की आवश्यकता पड़ती है। जो मरीज हार्ट के वॉल की समस्या से ग्रसित हैं, उनको अगर वॉल सिकुड़ गया है तो बलून माइट्रल वल्वोटॉमी या फिर उनको वॉल रिप्लेस करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जिनको हार्ट के मसल की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों में मेडिकल थेरेपी या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट तक की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर अभिजीत, हार्ट की देखभाल के लिए रेगुलर फॉलोअप्स कितना जरूरी है? हार्ट की बीमारी ऐसी है कि जो आपको अगर पता है कि दिल की बीमारी है आपको, तो डॉक्टर जो भी आपको देख रहे हैं वो जैसे भी सलाह करें आपको महीने में दिखाने के लिए एक बार, चाहे एक हफ्ते में आके दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से दिखाएं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या बीमारी है, और अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, तो कम से कम साल में एक बार आपको अपना एनुअल चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि आप अपनी बीमारी को शुरुआत में ही रोक सकें। बहुत मरीज हमारे पास आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको बीपी और शुगर की बीमारी, लेकिन वो सीधे दिल का दौरा लेकर, सीधे स्ट्रोक लेकर आते हैं हमारे पास। ऐसा इसलिए होता है, उनसे पूछेंगे तो कभी चेक ही नहीं हुआ है। जब आप एग्जाम ही नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पास है या फेल। इसीलिए बहुत जरूरी है ये जानना आपको कि आपको दिल की बीमारी है या नहीं। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी का चेकअप कराते हैं, वैसे ही आपको अपने शरीर का भी चेकअप साल में एक बार कराना ही चाहिए, चाहे आप जहाँ कराएं। आपके अगर पैसे की दिक्कत है तो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था में कराएं। अगर प्राइवेट में कराना है, पैसे की व्यवस्था दिक्कत नहीं है तो प्राइवेट में कराएं। लेकिन नियमित जांच बहुत जरूरी है उनके लिए जो 40 साल से ऊपर है। और जिनको बीमारी है या जिनको पता चल गया है बीमारी है, वो जैसा डॉक्टरी सलाह से, जब वो आपको आने जाने बोले, जब वो दिखाने के लिए बोले, वैसे दिखाते रहे। और बीच में घर में शुगर और बीपी की मशीन रखें, ताकि आप अपने हिसाब से हर 1-2 दिन में उसे चेक कर मॉनिटर कर सकें घर में, ताकि बड़ा कोई बीमारी होने से पहले आप उसको रोक सकें। डॉक्टर नितेश, आपसे जानना चाहेंगे, मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो हार्ट डिसीज से बचने और हार्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए मार्केट में उपलब्ध डिवाइसेस कितनी मददगार साबित हो सकती हैं? अभी जो मार्केट में वेरेबल डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, स्किन पैचेस, पोर्टेबल मोबाइल ईसीजीज एंड स्लीप ट्रैकर्स, इन्होंने
बेसिकली हेल्थ मॉनिटरिंग, हार्ट मॉनिटरिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे? कि भाई ये हमें 3 तरीके से मदद कर सकते हैं। एक तो हमारा मरीज जो है उसके रिस्क फैक्टर्स कितने कंट्रोल में है, वो कितना चल रहा है, ये हमें उसकी मॉनिटरिंग वॉचेस से या बाकी जो मॉनिटर्स आते हैं उससे पता चल सकता है। उसमें इनमें क्षमता होती है कि ये क्लिनिकल एरिथमियाज डिटेक्ट कर सकें, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब हार्ट की गति ऊपर नीचे होना, जिसमें कि ये बहुत ही कारगर और बहुत ही सक्षम है। इन पे काफी सारी रिसर्च भी हुई है और अभी ये इतने एक्यूरेट हैं कि अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन कभी कभी होता है और उसको कोई और सिम्टम्स नहीं आते, तो उसको 86 to 87% ऐसे लोगों को जो वेरिएबल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनको ये बता देगा कि भाई आपकी रिदम ऊपर नीचे है और आप चेक कराएं। तीसरी चीज ये कि ये बहुत बार हमारे हेल्थ स्टेटस को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिस्क फैक्टर्स तो बता ही सकता है, बट मान लो किसी पर्सन को बीमारी है कि भाई हार्ट अटैक ऑलरेडी आ गया, अब उसके हेल्थ स्टेटस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि उसका पल्स एकदम ऊपर हो गया या उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, तो ये भी हमें ये वेरिएबल डिवाइसेस बता सकते हैं। इनफैक्ट अभी जो करंट रिसर्च है वो ये है कि हार्ट फेलियर ये डिवाइसेस डिटेक्ट कर पाए, तो उसमें भी काफी प्रोग्रेस है और ऐसा है हो सकता है आगे जाके हार्ट फेलियर जिनका हार्ट 40% से कम काम कर रहा है उनको पकड़ने में ये सक्षम हो जाए। डॉक्टर सौरभ, अपनी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस को एडवांस मेडिकल अप्रोचेस के साथ मर्ज करने में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में कितना पोटेंशियल है? देखिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से मेडिकल साइंस में प्रवेश कर रही हैं। इसमें सबसे जो आने वाली हम 20-30 साल में जो चेंजेस देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चेंजेस जेनेटिक मैपिंग से आता है, जिससे व्यक्ति की जीन्स के बारे में पता लग सकता है और उस व्यक्ति के जेनेटिक मैकअप के हिसाब से उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उस बीमारी के लिए क्या प्रिवेंशन करना है, और कौन सी दवाइयां उस व्यक्ति में कारगर साबित होगी, वो जेनेटिक मैपिंग से पता लग सकता है। इसके अलावा हम जैसे देख रहे हैं कि वेयरेबल डिवाइसेस या स्मार्ट वॉचेस का उपयोग बहुत बढ़ गया है। इससे व्यक्ति अपने हार्ट की रिदम या ईसीजी के बारे में पता लगा सकता है और उससे कोई अरिथमिया तो नहीं है, उसे उसकी जानकारी पहले ही लग जाती है। अब इसमें और एडवांसमेंट आने पर काफी चीजें जो हम नहीं पहले डिटेक्ट कर पाते थे पॉपुलेशन में, उसके बारे में जानकारी लग जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा जो बहुत बड़ा डाटाबेस है पुरानी पद्धतियों का, उसको हम डाल के कुछ उसमें से नए विश्लेषण निकल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ईसीजी, इको, दूर दराज के इलाकों में जहां पे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, केवल पैरा क्लिनिकल वर्कर्स अवेलेबल हैं, वहां से हमें डाटा भेजकर उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरप्रेट होके ऐसे पैरा क्लिनिकल वर्कर्स की दूर दराज के इलाकों में बहुत पेशेंट को मदद पहुंच सकती है। न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से मेडिकल साइंस में प्रवेश कर रही है और हम आगे देखेंगे कि अगले 20 और 30 साल में न्यू टेक्नोलॉजीज से मेडिकल साइंस में पूरा के पूरा बदलाव हो जाएगा। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट डिवाइसेस का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे मरीजों को ये पता लग पा रहा है कि उनकी हार्ट की गति कुछ समय के लिए बदल भी जाती है और उससे अरिथमिया की डायग्नोसिस में काफी हेल्प मिल रही है। ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस में और आगे 10-20 साल में काफी परिवर्तन होंगे और काफी चीजें इसमें आ जाएगी और इसका इंटीग्रेशन हमारी ट्रेडिशनल थेरेपी या योगा से भी हो सकता है। उससे हमें ये पता लग पाएगा कि किस तरह योगा और जो एक्सरसाइजें हमें बेनिफिट कर पा रही हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। डॉक्टर्स ने बताया कैसे अच्छी लाइफस्टाइल से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण दिखने पर या महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।